आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 9 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली वालों को ही नहीं सभी को मिलेगा दिल्ली के अस्पतालों में इलाज। एलजी ने दिए हैं निर्देश। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के महामारी मरीजों का इलाज होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने डीडीएमए चेयरपर्सन होने की हैसियत से संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्य के किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना न किया जाए। बहरहाल उपराज्यपाल के इस फैसले से दिल्ली के बाहर के महामारी के मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी जो महामारी के दौरान इलाज की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि क्या दिल्ली में फैल रहे सामुदायिक संक्रमण, राज्य सरकार ने बुलाई है अहम बैठक। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि दिल्ली में मंगलवार को महामारी की स्थिति के आंकलन के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या महामारी दिल्ली में सामुदायिक स्तर पर फैल गया है। अगर विशेषज्ञ कहते हैं कि दिल्ली में महामारी का सामुदायिक प्रसार है तो संक्रमण के मद्देनजर हमारी रणनीति में बदलाव किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने की वजह से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली में महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, आप क्या कहते हैं कि ये सामुदायिक संक्रमण है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे खबरों में जानेंगे कि महामारी के बढ़ते मामलों के कारण किन किन राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी बन रहा है खतरनाक, 24 घंटे में 34,000 टेस्ट कम, फिर भी 9,983 ताजा केस। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में बीते एक दिन में रिकॉर्ड 9,983 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही भारत में महामारी मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,56,611 हो गई है। चिंताजनक बात यह है कि रविवार को जो 9,983 मामले मिले हैं वो 1,08,048 टेस्ट करने पर पॉजिटिव मिले, जबकि शनिवार को 9,971 मामले मिले थे और उस दिन कुल 1,42,069 टेस्ट किए गए थे। यानी कि पिछले 24 घंटे में देश में महामारी के 34,000 टेस्ट कम हुए, फिर भी नए मामलों में तेजी आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अब तक महामारी से 7,201 लोग दम तोड़ चुके हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जून के बाद भी जारी रह सकती है 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए महीने जमा करने वाली योजना। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप होने के कारण पैदा हुई वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 500 रुपए महीना जमा कराने की योजना चालू की थी। यह योजना 3 महीने के लिए शुरू की गई थी जो जून में खत्म होने जा रही है। इस योजना को जून के बाद भी जारी रखा जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के कई अधिकारी इस योजना को चालू रखने की वकालत कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पहले 2 महीने में 50% से अधिक महिलाओं ने बैंक के खाते में जमा सहायता राशि को अभी नहीं निकाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि खराब वित्तीय हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खातों के जरिए गरीब महिलाओं को यह आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना से करीबन 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पिछले सप्ताह ही बैंकों ने लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में योजना की अंतिम किस्त के 500 रुपए जमा करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक इस योजना को जारी रखने का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को लेना है। यदि पीएमओ इस योजना के दूसरे राउंड की मंजूरी देता है तो यह यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्ट्रक्चर जैसा कदम होगा। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में क्या यह योजना चालू रहनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी के बढ़ते मामलों के कारण पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन बढ़ाने का लिया है फैसला। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां कई राज्य लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों के कारण जहां पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया तो मिजोरम ने 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा की अध्यक्षता में एक बैठक में राज्य में मौजूदा
स्थिति को देखते हुए 9 जून 2020 से 2 सप्ताह के लॉकडाउन को लागू करने का फैसला लिया गया है। मिजोरम सरकार ने यह कहा है कि शीघ्र ही लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से पूरे भारत में महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में इन राज्यों ने जो फैसला लिया है वो सही है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हर साल प्राप्त करना चाहते हैं 6,000 रुपए तो तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कैसे मिलेगा ये। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत ने ढूंढ लिया है महामारी का इलाज। रामदेव ने इस दवा को बताया है 100% कारगर। दोस्तों, आपको बता दें कि पतंजलि के फाउंडर और योग गुरु स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि उनके पास महामारी का शर्तिया इलाज है। उनकी दवा 100% कारगर है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी रामदेव ने कहा कि वो पूरी प्रामाणिकता के साथ ये कह सकते हैं कि गिलोय और अश्वगंधा से महामारी का इलाज हो सकता है। रामदेव के मुताबिक महामारी हमारे शरीर में घुसकर पूरे सेल्स और सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और मल्टीपल हो जाता है, सेल्स को संक्रमित करता रहता है। शरीर के अंदर की संक्रमण चेन को तोड़ने में अश्वगंधा और गिलोय 100% कारगर हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि रामदेव ने कहा कि अभी इस पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्दी इसके पूरे आंकड़े आ जाएंगे। इससे साफ हो जाएगा कि किस तरह हम महामारी को हरा सकते हैं। पतंजलि की रिसर्च पूरी हो चुकी है। साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स पूरे देश के सामने रखेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद को पूरे विश्व ने माना है। अब समय आ गया है कि इसको साइंटिफिक तरीके से परखा जाए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मोबाइल की मदद से बिना एटीएम छुए निकाल सकेंगे पैसे, जल्द शुरू हो सकती है सर्विस। ये दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के दौर में हर एक व्यक्ति के एटीएम छूने से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। हालांकि इससे निपटने के लिए कैश एंड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एक टचलेस सॉल्यूशन लेकर आ रही है, जिससे कस्टमर बिना एटीएम को टच किए बगैर पैसे निकाल सकेंगे। इनके लिए एटीएम में कार्ड डालने की जरूरत भी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि एजीएस देश भर में 72,000 से ज्यादा एटीएम मशीनों को इंस्टॉल और मैनेज करती है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि टचलेस सॉल्यूशन में कार्ड होल्डर मोबाइल से इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। इसमें एटीएम की स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखेगा जिसे मोबाइल से स्कैन करके एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। इसमें एटीएम मशीन की सरफेस या कीपैड को नहीं छूना होगा। यहाँ तक कि कस्टमर अपने एटीएम पिन को मोबाइल से ही डाल सकेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो एटीएम से कॉन्टैक्टलेस तरीके से पैसे निकालने की प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे आप पेटीएम या फिर गूगल पे से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हर साल प्राप्त करना चाहते हैं 6,000 रुपए तो तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन, बस करना होगा ये काम। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार 3 बराबर किस्तों में किसानों को यह राशि उपलब्ध कराती है। महामारी संकट के इस काल में किसानों को सीधी मदद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पीएम किसान के लाभार्थियों को अप्रैल से ही चालू वित्त वर्ष में पहली किस्त भेज दी है। बड़ी संख्या में किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पीएम किसान की वेबसाइट या ऐप के जरिए कृषक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। अब फार्मर कॉर्नर पर जाएं, वहां जाकर टैब में ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाएं। अब आधार नंबर डालकर आगे बढ़ना होगा। इस पेज पर किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण के साथ साथ खेत का ब्यौरा भी डालना होगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसी वेबसाइट के जरिए अपना आधार नंबर डालकर अपने आवेदन की स्थिति जांच भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 8 करोड़ प्रवासी कामगारों को मुफ्त अनाज देने का है लक्ष्य। अब तक सिर्फ 20.26 लाख को ही मिला है लाभ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों को राहत दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने उन्हें मुफ्त अनाज मुहैया कराने की घोषणा की थी। सरकार ने इस योजना का लाभ उन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को देने का लक्ष्य रखा था जिनके पास केंद्र अथवा राज्य का राशन कार्ड नहीं है। इसके विपरीत सिर्फ 20.36 लाख लोगों तक ही मुफ्त में अनाज पहुंच पाया है, जो कुछ लक्ष्य का सिर्फ 2.25% है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी बयान के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने 4.42 लाख टन अनाज उठाया। उन्होंने अब तक 20.26 लाख लाभार्थियों के बीच में 10,131 टन अनाज का वितरण किया है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि चना के मुद्दे पर मंत्रालय ने कहा कि उसने 1.96 करोड़ प्रवासी परिवारों को 2 महीने के वितरण के लिए 39,000 टन दाल को मंजूरी दी। करीबन 28,306 टन चना
और चने का दाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई। इसमें से 15,413 टन का उठाव हुआ तथा 631 टन चने का वितरण किया गया। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त राशन और चना या चने का दाल आपको मिला है? कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हीरो की बाइक अब सीधे ऑनलाइन खरीद सकेंगे। कंपनी ने शुरू किया ई शॉप प्लेटफॉर्म। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में ढेरों चीजें खरीदते हैं, सामान आपके घर डिलीवर्ड हो जाता है। इस कड़ी में अब आप हीरो की मोटरसाइकिल या बाइक डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हीरो मोटर कॉर्प ने कस्टमर को ऑनलाइन बाइक खरीदने के तहत एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ई शॉप की शुरुआत कर दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ई शॉप पर खरीदारी से जुड़ी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कंपनी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कस्टमर डायरेक्ट अपनी मनपसंद बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। इसके लिए कस्टमर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा और इसके लिए ई शॉप में एक्सेस करना होगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का इंतजार हुआ खत्म, बुधवार से शुरू होगा काम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का काम बुधवार से रुद्र अभिषेक समारोह के बाद शुरू होगा। इस समारोह में सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे, जिसे कुबेर टीला मंदिर में आयोजित किया जाएगा। एक भव्य भूमि पूजन समारोह को आयोजित करने की भी योजना बनाई गई थी, जिसे महामारी संकट के मद्देनजर फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य 10 जून को रुद्र अभिषेक के बाद शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हम भगवान शिव की पूजा करके सबसे पहले भगवान राम की परंपरा का पालन करेंगे। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि पर अस्थायी मंदिर 77 दिनों के अंतराल के बाद सोमवार को खोल दिया गया है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अवैसी ने सरकार से किए सवाल, पूछा कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र पर किया है कब्जा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच AIMIM के प्रमुख अवैसी ने कहा कि सरकार देश को बताए कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है या नहीं, वह चीन के साथ क्या बात कर रहे हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद ने कहा कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बड़ी आसानी से देश को बता सकते हैं कि चीन को उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश को बताना चाहिए, उन्हें शर्म क्यों आ रही है, वे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अवैसी की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब एक दिन पहले ही भारत और चीन ने गतिरोध दूर करने के लिए वार्ता की है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत के आगे चीन ने टेके घुटने, कहा कि हम विवाद नहीं चाहते। ये दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के सीमा विवाद पर एक बार फिर भारत ने ड्रैगन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लद्दाख में LAC पर जारी गतिरोध के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के साथ हम शांति चाहते हैं, सीमा पर विवाद को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। चीन और भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर शांति कायम रखने और गतिरोध को बातचीत से सुलझाने तथा दोनों देशों के नेतृत्व के बीच बनी सहमति को लागू करने पर सहमत हुए हैं। यह दावा चीन के शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को किया। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चाइनीज सामान के बाइकआउट पर चीन की भारत को चेतावनी, ना करे गलती, कोशिश रहेगी नाकाम। ये दोस्तों, आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC मामले में बेशक चीन कह रहा हो कि हर विवाद को शांतिपूर्वक समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन चीन की प्रोपेगेंडा न्यूज पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के कारण भारत में एंटी चीन भावना पनप रही है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में कहा है कि चीन के खिलाफ आम भारतीयों को भड़काने और बदनाम करने की यह जानबूझकर की गई कोशिश है। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील पूरी तरह से फेल हो जाएगी, क्योंकि ये उत्पाद आम भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसे हटाना बेहद कठिन है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि शिवपाल की सपा में वापसी का रास्ता साफ, भतीजे अखिलेश के नेतृत्व को चाचा ने स्वीकारा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में कड़वाहट अब दोस्ती में तब्दील होती दिख रही है। शिवपाल की सपा में वापसी का रास्ता भी बनता दिख रहा है। सपा ने एक और जहां शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका को वापस ले लिया है, तो वहीं शिवपाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर आभार जताया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने 29 मई को सपा प्रमुख को पत्र लिखकर विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की अर्जी वापस लेने पर न सिर्फ अखिलेश यादव का धन्यवाद किया, बल्कि उनके नेतृत्व पर भी आस्था जताई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।